साम्यवाद की रीढ़ की हड्डी को अपने जूते की नोक से ठोकर मार मार कर तोड़ने वाले ऐसे पेरियार ईवी रामास्वामी नायकर जी के चरणों में नमन करते हुए महिलाओं में आत्मविश्वास का बीज बोकर महिलाओं को समाज की मुख्य धारा से जोड़कर कंधे से कंधा मिलाकर आगे बढ़ने की प्रेरणा देने वाली ऐसी माता सावित्रीबाई फूले जी के चरणों में नमन करते हुए दबे कुचले शोषित पीड़ित समाज में शिक्षा का बीज रोपित करके शिक्षा के क्षेत्र में हमारे पिछड़े समाज को आगे बढ़ाने वाले महामना राष्ट्रपिता ज्योतिबा फूले जी के चरणों में नमन करते हुए आदिवासी समाज में जिन्हें न रोटी खाने का सलीका था न कपड़े पहनने का तरीका था, ऐसे समाज को मुख्य धारा से जोड़कर आगे बढ़ाने का काम करने वाले महामना बिरसा मुंडा जी के चरणों में नमन करते हुए लंदन में जाकर जनरल डायर की छाती में गोली मारकर अपना नाम शहीदों में शुमार कराने वाले ऐसे सरदार उधम सिंह जी के चरणों में नमन करते हुए उत्तर भारत में बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को पुनर्जीवित करके भीम विचारधारा और फूले और अंबेडकरी विचारधारा का पुनर्उद्गम करने वाले ऐसे महापरिनिर्वाण प्राप्त महामना बुद्ध प्रिय मोरे जी के चरणों में नमन करते हुए हमारे समाज में पैदा हुए समस्त संत गुरु महात्मा वीर वीरांगना सभी के चरणों में नमन करते हुए मैं सतीश बौद्ध आज के इस पावन दिन पर भाई परवीन बौद्ध की पुत्री को कोटि कोटि आशीर्वाद देता हूं और ऐसी कामना करता हूं कि उनके परिवार में सुख शांति समृद्धि का प्रसार हो, बुद्ध और धम्म बुद्ध के धम्म पर चलते हुए जीवन का साक्षात करने में उनका पूरा परिवार सक्षम हो, ऐसी मेरी मंगल कामना है। मंच पे आसीन समस्त विद्वानों को और मेरे साथियों को और मेरे सामने बैठे हुए समस्त बुजुर्ग माताओं बहनों भाइयों और बच्चों को हार्दिक अभिनंदन, हार्दिक साधुवाद। बहुत अच्छा लग रहा है। अच्छी बात है कि कार्यक्रम हुआ, माफ करना मैं लेट हो गया, एक गलती मेरी है क्योंकि रोजगार भी करना है, बच्चे भी पालने, रोटी भी कमानी है। ऑफिस से छूटने से देर हो गया, फिर किसी तरह से गाजियाबाद से निकले तो कुछ ट्रैफिक में देर हो गई और कुछ यहाँ ढूंढने में देर हो गई। इस वजह से मैं लेट हो गया, उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूं। परंतु खुशी इस बात की है कि जितने भी लोग यहाँ पर रुके हैं, यकीन जानिए तहे दिल से ये आवाज आती है कि ये मिशन अभी जिंदा है, मिशन अभी कहीं नहीं गया, मिशन अभी और आगे जाएगा। सच पूछे प्लानिंग तो बहुत सारी थी, बहुत सारी बातें ऐसी थी जो मैं कहना चाहता था, करना चाहता था, परंतु चूंकि वक्त का तकाजा वो नहीं था जो होना चाहिए, उस वजह से बहुत सारी बातें अधूरी रह गई। लेकिन ऐसे नहीं जाने दूंगा, पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त, पिक्चर अभी बाकी है। समस्याएं बहुत सारी हमारे समाज में वक्त परिवर्तन होते होते आती रही, पैदा होती रही, हम जूझते रहे। किसी तरह से हमारा समाज अपना अस्तित्व बचाने में कामयाब रहा, अन्यथा जो मनुवादी तूफान हजारों सालों से छा रहा है, उसमें आपके समाज का तो तिनका भी दिखाई देना नहीं चाहिए था। लेकिन हम आज भी उस सुनामी में डटे हुए हैं। पिछले कुछ दिनों से बड़ी उथल पुथल मन में हो रही थी, वो ये है कि किसी तरह से न जाने ये मनुवादी तूफान थोड़ा और हिलोरे लेने लगा है, मनुवादी ताकतें फिर से मजबूत हो गई हैं।
शायद ये हमारी ही गलती तो नहीं है। कहीं हमने समय की नजाकत को पहचानने में कोई गलती तो नहीं कर दी। अगर ऐसी गलती हो गई है तो उस गलती का सुधार हमें समय रहते करना पड़ेगा, और अगर समय रहते हमने उस गलती का सुधार नहीं किया तो यह निश्चित है मेरे भाई कि हार होगी। इस बार फिर शोषित पीड़ित हारेंगे, इस बार फिर सामाजिक दौड़ में हम पीछे रह जाएंगे, क्योंकि शिक्षा के क्षेत्र में तो हम बहुत आगे नहीं जा सके, आर्थिक क्षेत्र में तो हम बहुत आगे नहीं जा सके, औद्योगिक क्षेत्र में हम बहुत आगे नहीं जा सके, रोजगार उद्योग धंधों के क्षेत्र में हम बहुत आगे नहीं जा सके, और हम सामाजिक स्तर पर भी एकजुट नहीं हो सके। तो मैं कई बार सोचने लगता हूं कि हम सफल किस स्थिति में हुए। आज भी जब अखबार पढ़ने लगता हूं तो एक सुर्खी देखकर आंखों में पानी भर आता है। दलित महिला का बलात्कार करने के पश्चात जिंदा जलाया गया। आज भी आपके रोजाना पढ़े जाने वाले अखबारों की सुर्खियां बनती हैं ऐसी खबरें। दलित महिला का बलात्कार करने के पश्चात निर्वस्त्र घुमाया गया। न जाने क्यों हम लोगों के मन में एक तीस भी पैदा नहीं होती। क्या बीतती होगी उस बहन के ऊपर, क्या बीतती होगी उस मां के ऊपर जिसने वो अत्याचार सहा। उसकी रूह भी कांप जाती होगी, चिल्ला के कहती होगी, बाबा मुझे बचा लो, किसी तरह से मुझे इन मनुवादियों के चंगुल से बचा लो। क्या हमारी बहन बेटियां केवल इनके हाथ का खिलौना बन के रह गई है? क्या हो गया है उन बड़े बड़े राजनीतिक दलों को जो बहुजनों का नेतृत्व करते हैं? क्या हो गया उन बड़े बड़े सामाजिक संगठनों को जो बहुजनों का नेतृत्व करते हैं? कहां जाकर छुप जाते हैं वो बड़े बड़े राजनीतिक और सामाजिक नेता जब मेरे भाई की गर्दन एटा में काट कर पेड़ पे लटका दी जाती है, जब गांव में मेरे भाई की बारात चढ़ने नहीं दी जाती। आज भी मेरे बच्चों को स्कूलों में चमार और भंगी के नाम से पुकारा जाता है। अगर आपके मन से कोई बात गलत निकल जाए तो छूटते ही दूसरे लोग कहते हैं, अरे क्या चमार वाली बात कर रहा है, ऐसा क्या गुनाह कर दिया? ऐसी कौन सी हमसे गलती हो गई जिसकी सजा हजारों सालों से जातिवाद के रूप में हमें मिल रही है? क्यों ऐसा हो रहा है? और दोस्तों, गलती मनुवादी लोगों की ही नहीं है, गलती तो हमारी भी है। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान बनाया और उन्होंने उम्मीद की थी कि किसी तरह से हम सब बाबा साहब के बनाए हुए संविधान पर चलें। लेकिन आज मैं साबित करने जा रहा हूं कि सबसे ज्यादा गद्दार अगर कोई है बाबा साहब के लिए तो आप और मैं हैं, मैं भी शामिल हूं। आप बाबा साहब के संविधान पे चल रहे हो या मनुवादी संविधान पे चल रहे हो? बताओ गद्दार कौन, मनुवादी या हम? स्वीकार करना पड़ेगा, हम स्वीकार करना पड़ेगा। मेरे भाई बैठे हैं यहाँ पर, मेरी बहनें बहुत सारी बैठी हैं यहाँ, बाबा साहब की बातें कर रहे हो, कूद कूद के हो बाबा साहब, जय भीम, जय जय भीम, जय जय भीम। मैं गाजियाबाद में पला बड़ा। गाजियाबाद में एक प्रथा है, प्रथा कुछ इस तरह की है कि जब वहां किसी लड़के की शादी होती है ना, तो जो दुल्हन आती है, दुल्हन डायरेक्ट दूल्हे के घर जाने की बजाय थोड़ी देर पड़ोसी के घर बैठती है, थोड़ी सी देर। ये ऐसी प्रथा है वहां। तो मैं ये पूछना चाहता हूं कि क्या आपके यहां भी ऐसा होता है जी? होता है, मतलब कहीं होता है कहीं नहीं होता है।
अधिकतर जगह ऐसी हैं जहां पर ये होता है। तो मैं पूछना चाहूंगा, जो मेरे भाई कह रहे थे होता है, ये क्यों होता है पता है? नहीं पता, मैं बताता हूं। प्राचीन काल में जब आपके बेटे की शादी होती थी तो आपका या आपकी औकात नहीं थी कि बहू को अपने घर ले जाएं। उस बहू को पहले एक रात ठाकुर के घर बितानी पड़ेगी, तब कहीं जाके वो आपके घर जाएगी। अच्छा लग रहा है सुनकर? बुरा लग रहा है सुनकर? कलेजे में आग नहीं लगी? लेकिन कलेजे में आग नहीं लगी क्योंकि खून का रंग लाल है। खून का रंग लाल है इसलिए आग नहीं लगी। खून का रंग अगर नीला होता, ज्वालामुखी फट गया होता, कलेजे फट गए होते हैं। इन हरामखोर ठाकुरों की इतनी औकात, हमारी बहन बेटियों को वहां जाना पड़ता था। और इतने बड़े मूर्ख हम कि उस प्रथा को आज तक जिंदा करके रखे हुए हैं, आज तक। तो एक बात तो बताओ, अगर हम उस प्रथा को आज तक जिंदा करके रखे हुए हैं तो हम मनु के विधान का पालन कर रहे हैं या बाबा साहेब के विधान का पालन कर रहे हैं? तो सबसे बड़े हिंदू तो आप, सबसे बड़े कट्टर तो आप। बाबा साहब को मानने की बात करते हो, बाबा साहब के सबसे बड़े विरोधी आप। सुधरना पड़ेगा, समझना पड़ेगा कि गलतियां कहां हो रही हैं, समझना पड़ेगा और अपने तरीके बदलने पड़ेंगे। लोग बदल गए, हालात बदल गए, परिस्थितियां बदल गई, पूरा देश बदल गया, हम नहीं बदल रहे। अरे आपके दरवाजे पर कुत्ता आया, आपने कुत्ते को भगा दिया। कुत्ता दोबारा आया, आपने फिर कुत्ते को भगा दिया। कुत्ता तीसरी बार आया, आपने फिर कुत्ते को भगा दिया। कुत्ता पांचवी बार, छठी बार, सातवीं बार, आठवीं बार, नौवीं बार आया, आपने भगा दिया। क्या कुत्ता 10वीं बार आएगा? अरे बोलो हाँ या ना? नहीं आएगा। पता है क्यों? क्योंकि कुत्ते का जमीर जाग गया। कुत्ते का जमीर जाग गया और उसे लगा यहां मेरी इज्जत नहीं है, मैं वहां नहीं जाऊंगा। 5000 सालों से हिंदुओं के दरवाजों पर आपको लात मिल रही है, ठोकर मिल रही है, फिर भी आप वहीं सर झुकाते हो, वहीं नाक रगड़ते हो। कुत्ते का जमीर जाग गया, आपका नहीं जागा, आपका नहीं जागा। कुत्ते को शर्म आ गई, अब what the hell we people have done for us। कुत्ते का जमीर जागता है, हमारा नहीं जागता। हमारी बहन बेटियों का बलात्कार हो जाता है। दिल्ली में ब्राह्मण लड़की का बलात्कार हुआ, पूरा देश हिल गया। दिल्ली में ब्राह्मण लड़की का बलात्कार हुआ, पूरा देश हिल गया। उत्तर प्रदेश के गांवों में रोज हमारी बहनों के साथ बलात्कार होते हैं, आवाज तक नहीं उठती। कहीं किसी गांव में वो सिसकती हुई आवाज, न जाने क्या चिल्ला चिल्ला कर रहा रही होती है और कह रही होती है, कोई तो बचा लो। क्या दलितों के खून में वो रवानी नहीं रही? क्या दलितों के खून में वो जवानी नहीं रही? अरे वो आग जो लोहे को पिघलाकर पानी बना दे, जो बाबा साहेब ने हमारे अंदर पैदा की थी, क्या आज बर्फ की सिला के जैसी ठंडी हो गई है? क्यों? क्यों हो गई ऐसी? ऐसा क्या हो गया जिसकी वजह से पूरा का पूरा भीम मिशन की जो गति थी आज थम सी गई है, रुक सी गई है, आगे नहीं बढ़ रही। अत्याचार तो इतने बड़े बड़े किए जिनको मैं अगर गिनाने लग जाऊं तो कलेजे में आग उठे। हमारे बौद्ध भिक्षु, 2 मिनट की है। हमारे बौद्ध भिक्षुओं को मारने के लिए पुष्यमित्र शुंग ने एक गर्दन काटने पर 1000 स्वर्ण मुद्राएं महाअमात्य महामंत्री को कहते थे। महामंत्री से पूछा, महाअमात्य से पूछा, बताओ इनको क्या सजा दी जाए?
इनको मार दिया जाए या छोड़ दिया जाए। महाअमात्य ने कहा, हे राजन, अगर आपने इनको आज मार दिया तो इनकी कहानी आज ही खत्म हो जाएगी। आप कुछ ऐसा करो कि सजा इनको ही नहीं, इनकी आने वाली समस्त पीढ़ियों को सजा मिले। पुष्यमित्र शुक ने पूछा, क्या करूं? उसे सुझाव दिया गया, इनका सम्मान मार दो, इनका सम्मान मार दो, इनका सब मर जाएगा, आने वाली सारी नस्लें मर जाएंगी। तो क्या किया जाए? इन लोगों को ऐसी सजा दो कि रोज मरें। सजा दी कि आप आज से हम सबके मलमूत्र की सफाई करोगे, टट्टी पेशाब साफ करोगे, कूड़ा करकट साफ करोगे। और वो जो सजा उस समय हमारे बौद्ध भिक्षुओं को मिली थी, लाल बेगियों को मिली थी, आज वो सजा अभी तक जाति के रूप में पहाड़ सा बन के खड़ी हो गई। जो लाल बेगी सच्चे बुद्धिस्ट थे, आज भंगी कहलाते हैं। वो जो सजा मिली थी, आज उनका काम बन गया। शर्म आनी चाहिए, आज उनका काम बन गया। अरे झाड़ू छोड़ो, कलम उठाओ, स्वच्छता का अभियान चलाएंगे। कुछ नहीं है स्वच्छता का अभियान, ये लोग ध्यान भटका रहे हैं। सारी जनता का ध्यान स्वच्छता की तरफ चला जाए और उन्होंने अपनी प्लानिंग करके तय करके रखी हुई है। जानते हो क्या प्लानिंग करी है? बताओ, कंपनियों में लेबर क्लास में सबसे ज्यादा कौन से समाज के लोग काम करते हैं? ब्राह्मण समाज के काम करते हैं क्या? बोलो यस और नो। तो ठाकुर करते होंगे, बनिया करता होगा, तेली तमोली खटीक धीमर चूड़े चमार हीर महार लोहार कुर्मी ये सब कर रहे, ये सब कर रहे। लेबर लॉ ये कहता था, बाबा साहब ने बनाया, बाबा साहब ने बनाया था कानून। लेबर लॉ कहता था इनसे 8 घंटे काम कराया जा सकता है। ये जो अभी नए नए प्रधानमंत्री आए हैं, इन्होंने 8 घंटे को बढ़ाकर 12 घंटे कर दिया है। बताओ किसकी गर्दन पे चाकू रखा गया? ब्राह्मण की गर्दन पर, आपकी गर्दन पे। क्या आपको पता चला? आपको तो टीवी पे स्वच्छ दिखाई नहीं दे रही। और क्या किया इसने? लेबर लॉ में पहले प्रावधान था, अगर कोई तो एक बारी में 100 मजदूर हटाए जा सकते थे, बस एक साथ बल्क में केवल 100 मजदूर हटाए जा सकते थे। आज वो संख्या 100 से बढ़ाकर 300 कर दी गई है। बताओ तलवार किसके गर्दन पे है? हमारे गर्दन पर तलवार। तो चोरी छिपे इन्होंने वो गेम खेल दिया जो आपको सच बता ना, दिल पे हाथ रखा ईमानदारी से, कितने लोगों को ये पता थी बात? हाथ उठा दो। नहीं। और स्वच्छता अभियान किस किस को पता है? हाथ उठा दो। देखो, देख रहे हो अध्यक्ष जी, स्वच्छता अभियान सबको पता है। और ये जो पीछे से छुरा मारा वो किसी को नहीं पता। पता नहीं लगा, कोई बात नहीं, ये टाई पहन के वैसे नहीं निकला। मैं बताऊंगा। और इनकी सबसे ज्यादा सफर जो क्या बोलते हैं उसको, स्लीपर क्लास और जनरल क्लास, कौन सफर करता है सबसे ज्यादा इसमें? हम करते हैं। हमारी जेब में पैसे ही नहीं है तो वहीं तो जाएंगे, वहीं जाएंगे। इन्होंने क्या एक बहुत बड़ा कारनामा खेला है। एफडीआई करके एक बीमारी आई थी, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, ये कांग्रेस कहता था। बहुत विरोध करते थे ये भगवा झंडे वाले, बहुत विरोध करते थे, खूब विरोध किया। लेकिन अब इन्होंने क्या कर दिया? विदेशी कंपनियों को आपकी रेलवे में इन्वेस्टमेंट करने का ऑफर दे दिया। जब विदेशी लाला भारतीय रेल में पैसा लगाएगा तो मुनाफा भी कमाएगा। अगर उसे मुनाफा कमाना है तो टिकट का भाड़ा भी बढ़ेगा। बढ़ेगा नहीं, बढ़ गया। दिल पे हाथ रख के बताओ, किस किस को पता था ये?
एक दो, दो आदमी, तीन चार आदमी, हम लोगों को वहां भी जेब कटेगी हमारी। एक तरफ से रोजगार गया, मजदूरी गई, दूसरी तरफ से महंगाई की मार है, तो क्या होगा? जीवन नकारा हो जाएगा हमारा। इसके अलावा अजीब सी बात, बड़ी अजीब सी बात बता रहा हूं, किसी भी देश की सुरक्षा, किसी भी देश की सुरक्षा उसकी सेना के ऊपर निर्भर करती है, और सेना की जिम्मेदारी उस राज्य की या उस देश की सरकार की होती है। इस मूर्ख आदमी ने, जिसको सब अकलमंद बता रहे हैं, उस बेवकूफ आदमी ने भारतीय सेना में विदेशी कंपनियों से कहा, आओ मेक इन इंडिया, आओ पैसा लगाओ। विदेशी लाला जब आपकी सेना में पैसा लगाएगा तो क्या मुनाफा नहीं कमाएगा? मुनाफा ही नहीं, आपके देश की सुरक्षा स्टेक पर है। ये वाली कहानी जो अभी बताई है, किस किस को पता? इज नथिंग बट टू गेन द वोट्स ऑफ स्वच्छकार। स्वच्छकार समझ गए? स्वच्छकार समझते हो? भारत में कई करोड़ स्वच्छकार हैं, जिसे स्वच्छकार कहते हैं, लाल बेगी कहते हैं, वाल्मीकि कहते हैं और भंगी कहते हैं। संख्या को अपना परमानेंट वोट बैंक बनाता है। मैं नाम भूल रहा हूं उस किताब का जो इन्होंने लिखी थी, जो आजकल के नए प्रधानमंत्री बने हैं, इन्होंने एक किताब लिखी थी, उसमें इन्होंने एक शब्द लिखा, मुझे तो कहीं ऐसा लगता है सफाई करने का जो काम है, टट्टी पेशाब करने का जो काम है, यह वही व्यक्ति कर सकता है जिसमें दैवी शक्ति है, जिसमें एक ऐसी ताकत है जिसका संबंध सीधा उस परमात्मा से है। तो मैं ये चाहता हूं और ऐसा सोचता हूं कि वो लोग जो सफाई के काम को कर रहे हैं, सफाई का मतलब पत्तों पे झाड़ू लगाना नहीं होता, हेलो, सफाई का पुण्य का काम है। ब्लडी बास्टर्ड। अरे अगर पुण्य का काम है तो पत्तों पे झाड़ू लगाने की बजाय एक बार हमारे मैनोल में घुस तो सही। जिस तरह से मेरे समाज का आदमी मैनोल में घुसकर अपने हाथों से दूसरों की टट्टी उठा तो सही। हम देखें कितना बड़ा राजनेता है, हम भी तो देखें। आपको पता है, मेरी बातें जो सुन करके आपको बदबू महसूस हो रही होगी, बातें सुन के उस आदमी से पूछो जो मेन हॉल में घुस रहा है। हमारे बहुत सारे लोगों, इसकी तरफ ध्यान किसका गया? किसी का नहीं, किसी का नहीं। कोई ध्यान देने की जरूरत ही महसूस नहीं करना। बड़ी बड़ी ताकतें आई जी, हम अपने समाज को आगे लेके जाएंगे जी, लेकिन क्या किया? कुछ भी तो नहीं हुआ। आज भी ये आपका मंगोलपुरी एरिया, ईमानदारी से बताना, पब्लिक टॉयलेट्स होते हैं? पब्लिक टॉयलेट कोई भी नहीं है। एक ब्राह्मण बता दो, ब्राह्मण छोड़ो, अध्यक्ष जी मुंह पे कह रहा हूं कड़वी बात, चमार बता दो, चमार बता दो। चमार अपने आप को राजा माने बैठा, मैं बड़ा हूं जी। वाल्मीकि अपने आप को माने बैठा जी, मैं बड़ा हूं जी। इसका मतलब क्या हुआ? दोनों आपस में लड़ रहे हैं। बिल्ली रोटी ले गई। अभी जो ये प्रधानमंत्री बन गए ना साहब, ये इसी वजह से बन गए। हम बंदर लड़ रहे थे और बिल्ली रोटी लेके साफ हुई। अन्यथा 3% ब्राह्मण है यार इस देश में, 3%, ओनली 3%। 3% ब्राह्मणों ने पूरे देश पे कब्जा कर रखा है, पूरे देश पे। दिल पे हाथ रख के बताओ, आपके समाज का एक आदमी प्रधानमंत्री बनाओ, ना तो बना ना ही बनेगा। ये बनने नहीं दे सकते कभी भी। और अगर आप ऐसे ही बिखरे हुए रहे तो वो दिन दूर नहीं है, गरीबी हमारे कमर तोड़ देगी, लाचारी बेरोजगारी हमें बर्बाद कर देगी।
ये सत्य है। उदाहरण देके बताता हूं, होने लगा, असर दिखने लगा। 180 रुपए का 5 किलो आलू बिक रहा है। सही कह रहा हूं, गलत कह रहा हूं? 50 रुपए किलो टमाटर बिक रहा है। और मेरे बच्चे जो एमबीए कर रहे हैं, मेरे समाज के बच्चे जो एमबीए कर रहे हैं, 5-5 लाख रुपए, 6-6 लाख रुपए खर्च कर रहे हैं। बोलो मैं झूठ कह रहा हूं? 12,000 रुपए की नौकरी मिल रही है। बहुत सारे तो ऐसे हैं जिन्होंने एमबीए नहीं किया लेकिन 5-5, 6-6 हजार रुपए की नौकरी कर रहे हैं। इसका मतलब क्या हुआ? पहले तो शिक्षा आपको मिलती नहीं थी, अब शिक्षा इतनी महंगी कर दी कि आपकी ताकत से बाहर है। अब क्या होगा? अगर आप काबिल नहीं होगे तो अच्छे रोजगार नहीं मिलेंगे, अच्छे रोजगार नहीं मिलेंगे तो घर में आमदनी नहीं आएगी, घर में आमदनी नहीं आएगी तो आर्थिक रूप से कमजोर हो जाओगे, और आर्थिक रूप से कमजोर हो जाओगे तो सारा का सारा स्ट्रक्चर बेकार। ये सच है, ये सच है। हम लोग खुशी भी कर्जा लेके मनाते हैं। हेलो, हम लोग गरीब लोग खुशी भी कर्जा लेकर बनाते हैं। मेरा चाचा, सगा चाचा, वैष्णो देवी कर्जा लेके गया, 30,000 रुपए खर्च करके आया और कर्जा आज तक नहीं उतरा उसका। मुझसे कह रहे थे यार कुछ हो जुगाड़ तो बता दे यार, वो घर पे तकादा करने आ रहा है। मैंने कहा जुगाड़ तो मैं बता दूंगा, पर एक बात बताओ, जिसके लिए 30,000 रुपए खर्च करके गए थे, एक बार उसका भी तो दरवाजा खटखटा दो। जिसके लिए 30,000 खर्च करे उसका भी तो दरवाजा खटखटा दो। उससे भी तो कहो कि देख जुगाड़ थोड़ा है नहीं दे, कुछ चेक तो काट दो। आई बात समझ में? पागल पागल, ओ माता वहां चल पड़े। एक कर्जा फिर ले लिया 15,000 का। घर में नहीं है दाने और अम्मा जा रही है बुराने। अब आप ये देखो, पागलपन की कोई तो हद हो, कोई तो सीमा हो पागलपन की। पिछला कर्जा उतरा नहीं, दूसरा कर्जा तैयार कर लिया और बच्चों की पढ़ाई पर ध्यान न देके बड़ा लड़का बेकार हो लिया। बड़ा लड़का लड़कियों के पीछे घूम रहा और यूं और कह रहा पापा मोटरसाइकिल दिला दो। अबे पिछला ही नहीं उतरा, पिछला नहीं उतरा। सोचने समझने की शक्ति खत्म हो गई। एक बार क्या हुआ, असल में मैं भी बुद्धिस्ट नहीं था जी, मैं तो बहुत बड़ा हिंदूवादी था। और जो मेरा फेवरेट देवता था उसका नाम था भैरव बाबा। भैरव बाबा मेरे फेवरेट। अब मैं वहां पहली बार वो पौवा हाथ में और मैं चल पड़ा, जूते उतार दिए बाहर। वहां जो मैंने देखे भिखारी, उन्होंने कटोरे ले रखे और कटोरे में प्रसाद। ओहो, देसी भी, अंग्रेजी भी और भिखारी। बाबूजी, जिस समाज को चलाने वाले ईस्ट शराब पीते होंगे, उस समाज के लोग क्या करते होंगे, उसका असर बताता हूं। मंगोलपुरी, जहांगीरपुरी, सुल्तानपुरी, सीमापुरी, जितनी भी पुरी, सब बंगी और चमारों से भरी। सब शाम के 8 बजते ही मेरी उम्र के लड़के, ओहो, अप्सरा अंदर, मिस्टर इंडिया अंदर, दिलबाग अंदर। मैं अच्छी दारुओं के नाम नहीं ले रहा, मैं वो बता रहा हूं जो ये पी रहे हैं, नशे में घूम रहे, जवानी दारू में बर्बाद हो रही है। मेरा ससुराल कालकागढ़ी में, गाजियाबाद में पास में ही है, तो वहां युवा लड़के केवल शराब पी पी कर मर रहे हैं, शराब पी करके। अब इसका असर देखो, पहले मैंने जो बात बताई भैरव बाबा, वो डायरेक्ट लिंक हो गए कालकागढ़ी से, और वो लिंक हो रही मंगोलपुरी से भी। तुम्हारे यहां ना पी रहे दारू, बोल दो मैं झूठ बोल रहा हूं तो। खूब पी रहे, और चमार और भंगियों में ज्यादा आग लग रही है, इनमें ज्यादा आग लग रही है, यही ज्यादा पी रही है। इसके अलावा क्या कहानी है,
बात अगर दारू तक ही होती तो समझ में आ जाती। दारू पीने के बाद बेटा बाप की थूथड़ी भी तोड़ रहा, गुट बजा रहा बाप, बेटी फिर भी ये कह रही है, ओ भैया देखो पापा, ओ भैया देखो पापा पे हाथ बढ़े, बाप को कुट रहे हैं, बाप को जिसने पैदा कर दिया, बाप का इंतजाम। अब कड़वी बात, अब देखो यही बताऊंगा, केवल युवाओं से सवाल है, बुजुर्गों साथियों से नहीं है, माओ बहनों से नहीं है, केवल जो युवा साथी है उनसे सवाल है। और झूठ मत बोलना कोई भी, अगर तुम झूठ बोलोगे तुम्हारी आंखें दोनों बंद हो जाएंगी आज ही, झूठ बोलोगे तो। वो लड़कों की बात है केवल, वो लड़के स्कूल जाते समय, कॉलेज जाते समय, ऑफिस जाते समय, काम पे जाते समय, व्यापार करने जाते समय अगर मम्मी और पापा के पैर छूकर रोज घर से निकलते हो तो हाथ उठा दो अभी। 1 2 3 वो आधा सा है, 4 और 4.5 इतनी भीड़ में देख रहे हो, इतनी भीड़ में 4 लड़के निकले जो माँ बाप के पैर छू रहे हैं। मतलब ये बताओ, बाप का मुंह पीटने में तो मजा आ रहा, पैर छूने में मजा नहीं आ रहा। इसलिए समाज पीछे है आपका, इसलिए समाज पीछे, क्योंकि संस्कार ही नहीं है। पत्थर की मां के सामने तो नाक भी रगड़ रहा है, और घर में जो मां बैठी है उसके तो पैर भी नहीं छूना। इसका मतलब क्या है, हमसे बड़ा पागल कौन। और यकीन जानो, ब्राह्मण के घर में जाओ, सबसे पहले मां के पैर छू रहा, बोलो झूठ बोल रहा हो तो मुंह पे बोलो। अभी ब्राह्मण के घर में जाओ, मिलेगा संस्कार आपको, खूब मिलेगा। ठाकुर के घर में जाओ, संस्कार मिलेगा। तो हमसे आगे क्यों नहीं होंगे वो, संस्कार है वह। हमारे यहां क्या संस्कार है। बाप, कभी आपने देखा है कि ब्राह्मण लड़का अपने बाप की पिटाई कर रहा हो, देखा कभी, सुना हो कभी। इसे छोड़ो, कभी मुसलमान लड़के को अपने अब्बू की पिटाई करते हुए देखा है, सुना है। चमारों को और भंगियों को देख लेना, तुम चमारों को और भंगियों को देख लेना, ये मिलेंगे आपको। वो कौन, क्योंकि उनकी जड़ें भी हमसे जुड़ी हुई हैं, उनकी जड़ें, क्योंकि मुसलमान चंद आए थे मध्य एशिया से, चंद। बाकी यहां आकर जितने मुसलमान हैं ना, आपके और हमारे समाज के हैं, जड़ें यहीं से हैं। वो कोई बाहर से टनोमर कुंटल में ढोके ना लाए, हमारी बहन बेटियों को उठा के ले गए थे। और कुछ हम लोगों को क्योंकि कमजोर थे, मुंह पीट पीट के हमें मुसलमान बना दिया, हम बन गए। और बाकी जनरेशन सारी मुल्ला की मुल्ला पैदा हुई, ठीक है, क्या हुआ, लेकिन नस्ल तो वही है, नस्ल तो वही है। आपको वहां देखने को मिल जाएंगे, यही कारण है। कुरान में लिखा हुआ है शराब हराम है, लेकिन आज सबसे ज्यादा शराब मुसलमान, चमार और भंगी पी रहे, सबसे ज्यादा। और मजे की बात, ठेके इनकी बस्तियों के आसपास ज्यादा बनाए जाते हैं, ठेके। ये सब प्लानिंग में है, ये मनुवादी लोगों ने सब प्लान करके रखा हुआ है, क्योंकि ताकत इनके पास रही है, सत्ता इनके पास रही है, तो इनके पास सब प्लान है। बिना मतलब ये कुछ नहीं कर रहे। इनका अंतिम उद्देश्य ये है कि पूरे भारत पे राज करना है और पूरे भारत को हिंदूवादी राष्ट्र बनाना है। हाँ जी, इनका यही उद्देश्य, अंतिम उद्देश्य यही है। और अगर हम लोगों ने मिल करके इनके खिलाफ बिगुल नहीं बजाया तो यकीन जानिए दोस्तों, हमें तो दिखने लगा, हमारे मोहल्लों में बहन बेटियां जो घर में रहनी चाहिए, भाई और बाप दारू में जीवन खराब कर रहे हैं, बहन बेटियां दूसरे के घरों में जाके बर्तन साफ करें। बोलो मैं झूठ बोल रहा हूं, है ना। एक तो बेचारी बाहर जाके कमा कर ला रही क्योंकि परिवार चलाना है, फिर बाद में वही दारू पीने वाला भाई और दारू पीने वाला बाप उसे कुलक्षणी कहता है।
उसे उल्टा कहता है, उसमें 1000 कमी निकालता है, अंदर झांक के नहीं देखता कि मौका तो तूने दिया बे, मौका तो तूने दिया। अगर तेरी औकात होती तो उसकी जरूरतों को पूरा करता, बच्चों का भरण पोषण करता। तूने नहीं किया तो जिम्मेदारी उस बेचारी ने उठाई, इस वजह से वो बाहर गई, इस वजह से बाहर गई। और बाहर अगर एक बार कोई जाता तो सब कुछ होता, सब झूठ भी बोले जाते हैं, सच भी बोले जाते हैं, क्योंकि बच्चे पालने हैं, कर रहे हैं लोग। इसका मतलब ये हुआ समाज को गलत दिशा दी जा चुकी है। मैं कह रहा हूं दी जा चुकी है, ऐसा होवेगा नहीं कह रहा, हो रहा है। मैं तो पूरे भारत में घूम रहा हूं, जिस गांव में जाता हूं उस गांव में आर्थिक रीढ़ की हड्डी टूटी हुई है हमारी। मंच पे होकर कितना भी चिल्ला लें हम लोग, जय भीम जय भीम, नमो बुद्धाय, कुछ नहीं होने वाला, यकीन मान लो। वो जय श्री राम कह रहे हैं, तुम जय भीम कह रहे हो, कोई फर्क नहीं। फर्क है तो विचारों का फर्क है, फर्क है तो विचारों का। बाबा साहब ने कभी नहीं कहा मेरी जय जयकार करो, बाबा साहब ने कहा मेरे बताए रास्तों पे चल पड़ो। पर बताए हुए रास्तों पे हम कहां चल रहे हैं? बाबा साहब कहते हैं कि शिक्षित बनो, पढ़े लिखे नहीं। यहां पढ़े लिखों की संख्या इकट्ठी हो रही है, टनों में और कुंटलों में इकट्ठे हो रहे हैं, पढ़ लिख के आ रहे हैं। लेकिन जब मैं अपने भाइयों से पूछता हूं, जानकारी लेने की कोशिश करता हूं, तो नीलवटा सन्नाटा है। यहां कितने लोग बैठे हैं जो बीएससी हैं या फिर 12वीं साइंस साइड से हैं? कोई हाथ उठाए? कोई भी नहीं, नीलवटा सन्नाटा। कितने लोग हैं जो 10वीं पढ़े हुए हैं? 10वीं तक की कॉमन साइंस थी। ध्यान से सुनना, जब कोई वस्तु, ये बड़े साथियों से सवाल नहीं है, ये युवा साथियों से सवाल है केवल। जब कोई वस्तु पूर्णतः या आंशिक रूप से किसी द्रव्य में डुबाई जाती है तो वस्तु के द्वारा हटाए गए द्रव्य का द्रव्यमान वस्तु के भार के बराबर होता है। क्या था ये, बताए कोई साथी मेरा? तो मेरा बच्चा है, चुप रहे। नहीं पता। पता है क्यों नहीं पता? गलती आपकी नहीं है, गलती आपकी नहीं है कि आपको नहीं पता। गलती उस व्यवस्था की है जिसने आपको मौका ही नहीं दिया। कुछ तो वहां गलती है, कुछ गलती आपकी खुद की है, क्योंकि आपने वो पढ़ा जो उन्होंने लिख दिया, तो आप पढ़े लिखे हुए। बाबा साहब ने कहा पढ़े लिखे नहीं, शिक्षित होना है। यह आर्किमिडीज का सिद्धांत था जो मैंने बताया। शिक्षित कैसे होंगे? जैसे संत रविदास हुए थे। अरे वो किसी स्कूल कॉलेज गए और उनसे बड़ा कोई विद्वान यहां बैठा हो तो बता दे। संत कबीरदास ये शिक्षित थे, वो कभी स्कूल कॉलेज गए और अगर उनसे बड़ा कोई शिक्षित इस पूरे मैदान में हो तो बता दे। संत घासीदास, संत तुकाराम, उनसे बड़ा कोई विद्वान हो तो बता दे। ये कभी स्कूल कॉलेज नहीं गए और उनसे बड़ा कोई विद्वान भी नहीं है। पता है क्यों? क्योंकि वे शिक्षित थे। शिक्षित वो व्यक्ति होता है जो सही और गलत की परख कर सके, जो ये समझ सके कि सही क्या और गलत क्या है। और सोच के देखो हमें क्या पढ़ाया गया। हमें पढ़ाया गया, एक बार राजा दशरथ हल चला रहे थे। हल चलाते चलाते हल एक जगह अटक गया। जब वहां खुदाई की तो खुदाई करने पर उसके अंदर से घड़ा निकला और जब घड़े को फोड़ा तो उसमें से कन्या निकली है। राजा जनक, माफ करना आपसे ही कह रहे हैं, माफ करना, राजा जनक थे वो। हल अटक गया और घड़ा निकला, घड़े को फोड़ा तो देखा उसमें कन्या निकली। ये पढ़े लिखे लोगों ने स्वीकार कर लिया। अब इत्तेफाक से मैंने चश्मा लगा लिया, कोट पहन के टाई बांध ली, तो मुझे लगा मैं शिक्षित हो गया, मेरे दिमाग की बत्ती जली। मैंने कहा यार बच्चे अब खुदाई में भी निकलेंगे, मतलब खुदाई होगी तो उसमें बच्चे निकलेंगे। मेरे दिमाग ने बात नहीं मानी। लेकिन इतने सारे लोगों में मैं पागल ठहराया जा सकता हूं, लेकिन आप सब लोग एक साथ हो गए। नहीं, वो तो माता सीता थी, वो तो चमत्कार था, वो चमत्कार था। क्या कहा बाबा साहब ने? शिक्षित बनो। ये शिक्षित बने हम? क्या हमने अपना मस्तिष्क इस्तेमाल किया? हम तो पढ़े लिखे थे।
लिखे पढ़े हो गए, जो उन्होंने लिख दिया वो हमने पढ़ लिया, आगे बात समझ में। बस उन्होंने एक और कहानी लिख दी। एक बार ऋषि दुर्वासा कुंती के घर आए और कुंती ने उनकी बड़ी सेवा की। तो ऋषि दुर्वासा ने कहा, मांग ले जो मांगना तुझे। कहने महाराज मुझे तो कुछ नहीं मांगना। नहीं, मैं कुछ दे के जाऊंगा। कहने देखो आपकी इच्छा जो चाहो। तो एक काम कर, ये मंत्र ले ले, जब भी तू इस मंत्र को पढ़ेगी जिस देवता को चाहेगी वो तेरे सामने आ जाएगा। वो मंत्र उसे दे के चले गए। अब उसने केवल चेक करने के लिए वो मंत्र पढ़ गया। अब मतलब ये तो ऐसी बात हो गई, उसने स्मार्टफोन उठा लिया और उसमें क्लिक कर दिया तो बहुत सारे विजेट दिखाई देने लगे। अब क्लिक कर ले किसे कर रही है। अब सामने ऑप्शन आ गए, बताओ किस देवता को बुलाना है। अब उसने सूर्य देवता को क्लिक कर दिया। अब सूर्य देवता वहां गए। सूर्य देवता है तो अजी अजी मैं तो वैसे ही चेक कर रही जी, ये मुझे क्या पता था जी आप आई जाओगे। नो अब तो मैं आ गया, मांग ले जो मांगना, मांग ले जो मांगना। नो अजी मैं क्या मांगू, मैं तो बस वैसे ही कर रही थी जी। नो अब तो मैं आ गया हूं, मैं कुछ दे के जरूर जाऊंगा तुझे। नो अजी क्या दोगे, मैं तो मुझे तो कुछ जरूरत ही नहीं, देना तो पड़ेगा। मैं तुझे पुत्र दे के जाऊंगा। कुंती कहने लगी, महाराज मेरा तो ब्याह भी ना हुआ अभी, मेरी तो शादी नहीं, ब्याह नहीं, कुछ नहीं, मेरे पुत्र कैसे। नहीं नहीं, इंतजाम मैं कर दूंगा, इंतजाम मैं कर दूंगा। अब उसने ना जाने क्या किया। मतलब मैं शिक्षित हो गया इसलिए दिमाग थोड़ा ज्यादा चल रहा है। अगर लिखा पढ़ा होता तो मैं कहता हाँ जी ठीक है। ना जाने क्या हो गया, कुंती के कान में से एक बच्चा पैदा हुआ जिसने कवच भी पहन रखा था, कुंडल भी थे। कान में से जैसे बच्चा हो उसका नाम रख दिया कर्ण। कान का मतलब कर्ण, उसका नाम कर्ण रख दिया। मेरी तो समझ में नहीं आया। जिस आदमी ने मुझे बुद्धिस्ट बनाया मैंने उनके पैर पकड़ लिए। मैंने कहा महाराज मुझे ये सिस्टम बताओ, बच्चों ने पैदा होने की जगह बदल दी, ये क्या थिएटर है, मेरी दिमाग से बाहर की बात हो रही है। उसने कहा भैया तू बस समझ ले ऐसे ही है, सब पढ़े लिखे लोग सब ऐसे मानने। और मैंने पढ़े लिखे से कहा कि ऐसे, अरे मंत्रों में बड़ी ताकत होती थी, बहुत ताकत होती थी ये मंत्रों में। मैंने कहा चलो भाई ऐसी कैसी ताकत। मैंने कह रहा हूं मंत्र मुझे भी दिखाओ। उन्होंने कहा तुम तो यही कह दो ना ओम भूर्भुवः स्वः। यकीन मानना, मजाक नहीं कर रहा, मैंने 1000 बार वो मंत्र पढ़ा, मुझे एक बार भी कोई देवता क्लिक करने को नहीं मिला कि मैं किसी को बुला सकूं। कोई नहीं आया, मुझे नहीं मिला। समझ से बाहर है बात, बिल्कुल समझ से बाहर है। मम्मी नहा रही थी, बेटा खड़ा था। मम्मी नहा रही है, बेटा खड़ा है, पापा आ गए। और पापा थोड़े ऐसे थे, वो त्रिशूल विरसूल लेके घूम रहे, हथियार साथ रखते थे क्योंकि ऐसे ही था मामला। अब जब पापा आ गए तो पापा ने बेटे को नहीं पहचाना। भाई बेटा पहरा दे रहा तो 8-9 साल का 10 साल का तो था ही। पापा ने बेटे को नहीं पहचाना, बेटा ने पापा को नहीं पहचाना। मैं फिर गुरुजी के पास गया। मैंने कहा गुरुजी कहानी समझते बाहर है। अगर 10 साल का बेटा पापा को ना पहचाने और पापा 10 साल के बेटे को ना पहचाने तो आपको सिस्टम कुछ और नहीं लग रहा जी? मामला कुछ उल्टा सीधा नहीं लग रहा? उन्होंने कहा भैया ऐसा है, ये सब पढ़े लिखों का काम है, वो सब समझ गए और अगर तू इसमें ध्यान मत दे। मैं कहा ठीक है जी, लेकिन कहानी यहां कहां रुकी थी? क्योंकि पापा का तो मम्मी का पूरा हक है। अबे तू हट, तू कौन है, मैं तो अंदर जाऊंगा। कि नहीं मैं आपको नहीं जाने दूंगा, मम्मी नहा रही है ना। बे हटा, नहा रही है तेरी माँ बाद में, घरवाली मेरी पहले, मैं जा रहा हूं। और उसने रोकने की कोशिश की तो उसने लेके वो जो औजार था उसका, वो औजार उसकी गुद्दी पे मार दिया और गुद्दी पे औजार लगा, वो खट्टे से गुद्दी नीचे गिर पड़ी। अरे मैं फिर गुरुजी के पास आया, गुरुजी कहानी समझ में नहीं आई।
भाई 10 साल के बालक से अगर नाराज भी था तो रहपट मार देता, बाल पकड़ के लात मार देता, गुट बजा देता, और पटक के भी तो मार सके था, वो गर्दन ही काट दी। ये तो बहुत बड़ा अत्याचार है, बालक मार दिया भाई। अब इतने में मम्मी नहा ली, मेकअप करके बाहर आ गई। मम्मी बाहर आई, अजी ये तुमने क्या कर दिया, ये तो हमारा बेटा है। पापा कहने लगे, और तूने पहले क्यों ना बताया। और थारी 10 साल का बेटा हो गया और वो अगर मुझे पहले क्यों नहीं बताया। मैंने कहा गुरुजी कहानी में कुछ ट्विस्ट है। करो बाबा ये पढ़े लिखो को काम है, तू रहने से। मैंने कहा चलो जी ठीक है। अच्छा बात यही खत्म हो जाती तो ठीक थी, लेकिन कहानी तो आगे बढ़ गई। अब उन्होंने कहा भाई तुम्हें मेरा बेटा तो जिंदा करना पड़ेगा। अब जिंदा कैसे करा भाई, चल भाई इसे भी देखेंगे। और जिंदा करने के बजाय वो जंगल चला गया। वो वहां पे सोच रही जन कब मेरा बालक जिंदा होगा। और वो जंगल गया तो उसने देखा कि एक हाथी का बच्चा लेटा हुआ था। अब उसने वो औजार निकाला, वो हाथी के बच्चे की गुद्दी पे मार दिया। अब हाथी के बच्चे की भी गर्दन काट लाया हो, और यूं हेलमेट सा लगा यूं ला रहा, जैसे बाइक पे सभी तो हेलमेट सा, एक हाथ में वो औजार था, एक हाथ में वो हेलमेट। और वो हेलमेट लेके जब वहां पहुंचे, मम्मी भी वहीं बैठी ना जी, यो क्या कर लाए। नो कुछ नहीं, तेरा बेटा भी तो जिंदा करना। नो बेटा जिंदा करना है, करो। अब मैं फिर गुरुजी के पास गया, गुरुजी कहानी में गड़बड़ है। बच्चे की गर्दन इतनी सी, हाथी के बच्चे की गर्दन इतनी बड़ी, तो कौन सा डॉक्टर था, वो कौन सा सर्जन था। पहचान लो इसको, यही है वो। सर्जन कैसे होगी, ओ हाथी की गर्दन लौंडे की गुद्दी में फिट होगी। सर्जन कैसे डेटर बोले, जन कौन सा ऑपरेशन करा, होम्योपैथी लगाई, आयुर्वेदिक लगाई, जापानी लगाई, ईरानी लगाई, पर वो मामला फिट हो गया। मैं फिर गया, गुरुजी अगर गर्दन लगानी थी तो बच्चे की गर्दन भी तो वहीं पड़ी थी, और उसे ही लगा देते। वो इंसानों में तो रहता, और ना इंसानों में छोड़ा, ना जानवरों में छोड़ा। उसका तो नाश ही कर दिया। तो फिर मैंने कहा गुरुजी कहानी में ट्विस्ट है कि भैया ये पढ़े लिखों का काम है, तू अपना काम कर। तो मेरे को समझ में एक बात आई कि सबको समझाओ, पढ़े लिखे को मत समझाओ। पढ़ा लिखा आदमी वो जो लिखा हुआ है उसे पढ़ा हुआ है, और जो पढ़ गया वो समझो अपने आप से ही लड़ गया। बाबा साहब कह रहे थे शिक्षा वो शेरनी का दूध है, जो पिएगा वही गुर्राएगा। लेकिन ये शिक्षा वो वाली नहीं थी जो किताबों में लिखी है, क्योंकि किताबों में तो भगत सिंह को शहीद बताया गया है, जिसने असेंबली में छोटा सा बम फोड़ा था। सरदार उधम सिंह आपके समाज का, जिसने लंदन में जाकर जनरल डायर की छाती में गोली मारी और अपना नाम शहीदों में शुमार किया, उसका नाम नहीं लिखा। इन किताबों में तो ये लिखा है खूब लड़ी मर्दानी, वो तो झांसी वाली रानी थी। असलियत ये थी कि उसके किले से ही झांसी की रानी को अंग्रेजों ने पकड़ लिया और सुरंग के रास्ते से लंदन ले गए और तोप के मुहाने पे बांधकर गोला छोड़ दिया और चिथड़े बखेर दिए। और यहां जो लड़ रही थी, जिसे लोग रानी की झांसी समझ रहे थे, वो हमारे समाज की, हमारी माँ, हमारी बहन, माता झलकारी बाई थी। वो किताबों में नहीं लिखा, वो नहीं लिखा किताबों में। गांधी को
किताबों में बहुत पढ़ा होगा। आपको पता है, अंग्रेजों ने एक बार ये ऐलान किया कि हम एक केंद्रीय बैंक बनाएंगे। उस केंद्रीय बैंक के लिए जिसके पास जो सुझाव है वो सुझाव दें। स्पेशली बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के पास एक लेटर गया कि आप अपने सुझाव भेजें। तो बाबा साहब ने सिफारिशें लिख के भेजी। सिफारिश मतलब सुझाव लिखकर भेजे। हजारों सुझाव पूरे भारत से आए। बाबा साहब का सुझाव स्वीकार कर लिया गया और उस सुझाव के आधार पर एक बैंक का निर्माण हुआ। उस बैंक का नाम था इंपीरियल बैंक। इंपीरियल बैंक आगे चलकर बन गया रिजर्व बैंक। रिजर्व बैंक बाबा साहब की विचारों का देन है, लेकिन नोट पर फोटो किसका है? बाबा साहब नहीं है। नोट बनाने वाली संस्था हमारे बाप के विचारों की पैदाइश है। नोट बनाने वाली संस्था हमारे बाप के विचारों की पैदाइश है। और नोट पर फोटो न जाने किसका लगवा दिया आपने, न जाने किसका लगवा दिया। कारण क्या है? हम पढ़े लिखे हैं, हम शिक्षित नहीं हैं। तो मेरे दोस्तों, कहने को तो बहुत कुछ है। मन में सच पूछो तो ऐसा लावाजा भरा हुआ है कि जब मौका मिले तो बस उगल ही दूं, सारा आज ही कर दूं, सारा अभी निपटा दूं, पर वो संभव नहीं हो पाता। फिर भी कोशिश करता हूं बताने की, क्योंकि आज पूरे साजो सामान से कार्यक्रम होना था। मैं लेट हो गया, गलती मेरी है। अन्यथा प्रोजेक्टर के माध्यम से, वीडियो के माध्यम से आपको बहुत सारी चीजें बताता भी, वो सारा होना था। आज भी नरेंद्र मोदी जी बैठे हैं ना, जो वो 420 है। आपको बता दूं, उन्होंने बताया कि क्या कह रहे हैं कि स्विट्जरलैंड से बैंक पैसा आएगा, 15 लाख आपके परिवार में ही जाएगा। क्या करा उन्होंने? 420 ही कर दी उन्होंने आपसे। ऐसा खा लिया है आपके परिवारों को, अपने जीवन में व्यतीत कर दिया उनको। 420 फ्रॉडिंग कर दिया। सबसे नरेंद्र मोदी सबसे ही ऐसे नेता है जो किसी ने नहीं जाना होगा। 420 कोई भी नहीं जान सकता। आपने वक्त देखते हुए स्विट्जरलैंड की बैंक से खत्म हो गया कहानी। बहुत बहुत साथ हुआ, बिल्कुल सही कहा। अपने पीछे अलग हो गए। बातें तो बहुत सारी हैं, फिर कभी मौका मिलेगा, परंतु बहुत बहुत धन्यवाद। कम से कम मन के जो उद्गार थे वो निकल गए, वो अच्छा है। क्योंकि मन का मवाद निकल जाए वो ज़्यादा बढ़िया है, वो बहुत अच्छा है। तो मैं उम्मीद करूंगा कि मैंने किसी के धार्मिक भावनाओं को ठेस नहीं पहुंचाया होगा। अगर मैंने ऐसा किया है तो उसके लिए मैं हाथ जोड़ के सभी से क्षमा चाहता हूं, क्योंकि मेरा उद्देश्य किसी की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है। मेरा उद्देश्य केवल इतना है कि मैं अपने भाई बहनों को वापस जिंदा कर सकूं, क्योंकि चलती फिरती लाश घूम रही है, वो वापस जिंदी हो जाए, उनमें बाबा साहब का नीले रंग का खून आ जाए, ताकि वो आगे बढ़ सकें, कुछ समझ सकें। केवल इतना उद्देश्य है मेरा। और अगर मुझसे कोई त्रुटि हो गई हो, कोई गलती हो गई हो, उसके लिए मैं क्षमा चाहूंगा। और इन्हीं शब्दों के साथ मैं सतीश बौद्ध अपनी वाणी को यहीं विराम देता हूं। आप सभी का मुझे सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। फिर कभी दोबारा मौका मिलेगा, फिर से आऊंगा। तब तक के लिए नमो बुद्धाय, जय भीम। बहुत गहरे सोए हुए भाई आप तो दिल में हैं, आपको वेट 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 वेट